हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन। आज हमारी 4 नंबर लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गैस टरबाइन किसे कहती है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल, और हमने आईसी इंजन और गैस टरबाइन की कंपैरिजन को डिस्कस किया था। ओके, सेकंड लेक्चर पे हमने किया था जो गैस टरबाइन की क्लासिफिकेशन क्या है और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की वर्किंग प्रिंसिपल, नेटवर्क डन और एफिशिएंसी को हमने डिस्कस किया था। तो आज 4 नंबर लेक्चर है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन के बारे में। इसकी भी वर्किंग प्रिंसिपल कुछ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की तरह ही है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस है। तो आज वही हम जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट खाता पेन लेके रेडी हो जाओ तो और बैठ जाओ, कान में हेडफोन लगा के, नो डिस्ट्रैक्शन। तो चलो आज शुरू करते हैं। तो ओपन साइकिल गैस टरबाइन क्या होती है? तो पहले हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। और ये है TS, ये T टेम्परेचर और S स्पेसिफिक एंथैल्पी है 0, A1 है, A2 है, 3 4 2 3 4। तो ये PV डायग्राम है और TS डायग्राम है। तो इसके बाद और इसके हम फ्लो डायग्राम बना लेते हैं। तो ये 1 है, A2 A3 और तो ओपन साइकिल गैस टरबाइन की वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगी? ठीक, यहाँ ये है PV डायग्राम, ये TS डायग्राम और इसकी फ्लो डायग्राम है क्या? ओके, ये है फ्लो डायग्राम, गैस कैसे जाती है। ओके, ये जो 1 से 2 प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, जहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर जो है इनलेट होके कंप्रेसर पे कंप्रेस्ड होता है, जहाँ पर उसकी प्रेशर जो है यहाँ से P1 है और यहाँ से कंप्रेस होने के बाद इसकी टेम्परेचर होती है P2। ओके, और उसकी टेम्परेचर राइज कर जाती है T1 से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर थी 27 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ से उसकी टेम्परेचर हो जाती है मान लीजिए 112 डिग्री सेंटीग्रेड कंप्रेस्ड होने के बाद। ओके, तो इसके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक का V है। ओके, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे इसकी टेम्परेचर जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड थी, उसकी वॉल्यूम थी, मान लीजिए कि इसकी वॉल्यूम थी 0.15 और 1 मिली क्यूब पर बार। ओके, तो यहाँ से कंप्रेस होने के बाद उसकी हो गई 0.5। ये डायग्राम देखिए, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से टेम्परेचर प्रेशर जो है यहाँ पर A1 कंप्रेसर पे कंप्रेस होने के बाद इसकी प्रेशर इंक्रीज कर गई 2। ओके, वॉल्यूम जो है यहाँ से वॉल्यूम यहाँ से जितनी लेंथ है वॉल्यूम की, यहाँ जाके लेंथ उसकी कम गई, मतलब गैस कंप्रेस होने के बाद उसकी वॉल्यूम जाके यहाँ पर कम गई, डिक्रीज कर गई। ओके, उसकी टेम्परेचर यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। स्पेसिफिक एंथैल्पी किसे कहते हैं? पर यूनिट टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफ़र कितना है। ओके, तो यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज कर गई। ओके, तो 1-2 प्रोसेस में हमने देखा कि जहाँ पर प्रेशर कंप्रेस होने के बाद उसकी टेम्परेचर T1 से T2 पे T1 से T2 पे राइज कर गई और उसकी प्रेशर P1 से P2 पे राइज कर गई और उसकी वॉल्यूम V1 ये थी V1, यहाँ से हो गई V2। देन 2 से 3 प्रोसेस जो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ओके, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या? आइसोबारिक, आइसोथर्मल मतलब उसकी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यह है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ओके, इससे जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर
प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कंबसन चैम्बर में जाने के बाद वहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट की चेंजेस हो रही है। ओके, तो यहाँ पर P2 है, उसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर गई T3। यहाँ पर प्रोसेस पे प्रेशर P2, ओके, इसकी कोई चेंजेस नहीं हुई, लेकिन टेम्परेचर T2 से टेम्परेचर हो गई T3 राइजेस। उसकी वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम है थोड़ा सा कम थी कंप्रेस होने के बाद में जब उसमें हीट सप्लाई किया गया तो उसकी वॉल्यूम स्लाइडली बढ़ चुकी है, V2 से हो गई V3। ओके, प्रोसेस 3 पे क्या होना है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस 3 से 4 प्रेजेंट आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ओके, क्यों, क्योंकि 3 से 4 पे जब गैस जब टरबाइन के जब कंबसन चैम्बर पे हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वॉल्यूम V3 पे इंक्रीज कर गई, टेम्परेचर T3 पे इंक्रीज कर गई, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट थी। देन जब टरबाइन पे वहाँ पे गैस जब कंबसन चैम्बर से हीट एब्जॉर्ब करने के बाद T3 पे इंक्रीज करने के बाद जब गैस टरबाइन से फ्लो हो गई तो उसकी टेम्परेचर फॉल कर गई। मान लीजिए कि कंबसन चैम्बर पे हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी टेम्परेचर हो गई थी T3, मतलब 700 डिग्री टेम्परेचर। टरबाइन से फ्लो होने के बाद उसकी टेम्परेचर फॉल करके हो गई T4, मान लीजिए इसकी हो गई 500 डिग्री टेम्परेचर। ओके, और वहाँ से वॉल्यूम स्लाइडली V3 से हो गया V4, ये डिक्रीज हो गई, टेम्परेचर T3 से T4 डिक्रीज कर गई। ओके, लेकिन और प्रेशर भी ड्रॉप कर गई। प्रेशर ड्रॉप पहले आ गई जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जितनी थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितनी थी, प्रेशर हो गया P2 से P1, प्रेशर भी डिक्रीज कर गई। ओके, दिन 4 नंबर प्रोसेस पे 4-1 प्रोसेस रिप्रेजेंट, 4-1 प्रोसेस क्या रिप्रेजेंट करता है, एग्जॉस्ट, जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर P1 कांस्टेंट क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ गई। देन उसकी वॉल्यूम क्या हो गई, V4 से फिर से V1 पे आ गई, मतलब V4 पहले कंप्रेस होने के बाद और कंबसन चैम्बर में हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जो वॉल्यूम हुई थी इंक्रीज करी थी, देन वो फिर से अपना एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम पे आ गई। ठीक, तो वॉल्यूम V1 पे आ गई एंड टेम्परेचर भी कम, मतलब टेम्परेचर जितनी थी T4 पे, मतलब जितना इंक्रीज हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जितनी इंक्रीज हुई थी फिर से हो गई T1, T4 फॉलो करके आ गई T1 पे। ओके, तो वो एक टोटल वर्किंग प्रिंसिपल है ओपन साइकिल डायग्राम की। तो हम इसकी फ्लो डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, फिर से देखिए समझने के लिए। यहाँ से इनलेट टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर थी 27 डिग्री, उसकी टेम्परेचर थी मान लीजिए 1 बार, उसे कंप्रेस करने पर यहाँ से 2 बार हो गई। वॉल्यूम कम, जब एयर को जब कंप्रेस किया गया तो उसकी वॉल्यूम हो गई V2, पहले V1 थी एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम। यहाँ से कंबसन चैम्बर पर उसकी टेम्परेचर T3 पे इंक्रीज़ करने के बाद उसकी प्रेशर जो है कांस्टेंट है, वॉल्यूम स्लाइडली बढ़ गई। देन वहाँ से टरबाइन से फ्लो होने के बाद उसकी टेम्परेचर फॉल कर गई, प्रेशर फॉल कर गई, पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गई, देन वॉल्यूम भी एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम के इक्वल हो गई। यह है वर्किंग प्रिंसिपल, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो हमने वर्किंग प्रिंसिपल इसके बाद एक्सप्लेन किया। देन हमें इसे निकलना है वर्क डन, नेट वर्क डन।
तो ओपन साइकिल डायग्राम की नेट वर्क डन क्या होगी, डन होगी W इक्वल्स टू W1 माइनस W2, मतलब ओपन साइकिल गैस टर्बाइन की तरह है। जहाँ पर W1 है वर्क डन बाय द गैस इन द टर्बाइन एंड ओपन साइकिल, देन W2 हुआ क्या, W2 है वर्क डन अपॉन द एयर by the compressor and open cycle गैस W1 क्या है, गैस ने टरबाइन को कितना रोटेशन कर रहा है, मतलब फ्लो होने के बाद गैस ने टरबाइन के ऊपर कितना काम किया, और W2 जो है कंप्रेशन ने गैस के ऊपर कितना काम किया। ये दोनों टरबाइन से हमें पावर कितने मिली और उससे गैस के ऊपर काम करने के लिए कितने हमने पावर यूज़ किया, बस यही है काम। ये हमारा नेटवर्क डन है। W1 टरबाइन के ऊपर काम करने की उसकी इक्वेशन है ये CP T3 माइनस T2। पहले हमने एक्सप्लेन किया था गैस की हमें मास ज़रूरत होगी, CP कांस्टेंट स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर ज़रूरत होगी क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है। T3 मतलब कम्बसन चैम्बर पे हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी टेम्परेचर T2 से T इंक्रीज़ कर गई, T2 है। कंप्रेसर पे ये कंप्रेस होने के बाद उसकी टेम्परेचर जितनी हाई इंक्रीज़ हुई थी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा, और W2 जो है CP इंटू T4 माइनस T1। पहले ये मास है गैस की, ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। T4 जो है टरबाइन से एग्जिट होने के बाद गैस की टेम्परेचर, और T1 है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। गैस क्योंकि ये रोटेशन हो रहा है ना, साइकिल है, मतलब क्या, एग्जिट होने के बाद वही गैस कंप्रेसर पे कंप्रेस होने का, फिर से कम्बसन चेम्बर पे हीट एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से आते हैं टरबाइन को फ्लो रोटेशन कराने के बाद फिर से वही गैस, मतलब साइकिल पे चल रहा है। तो T4 है एग्जॉस्ट गैस की टेम्परेचर और T1 है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। इसके ऊपर कंप्रेसर ने कितना काम किया। देन ओपन साइकिल गैस टरबाइन की थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ओपन साइकिल। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ओपन साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की एफिशिएंसी दोनों बराबर हैं। तो हमें मिला था nth इक्वल्स टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय होल टू द पावर गामा माइनस 1। ये जो है एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स इसे भी हमने प्रूव किया था पहले लेक्चर में, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। उसकी लिंक हम वीडियो 1, 2, 3 की लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसे भी जाके देख लीजिएगा। जहाँ पर R होती है, यहाँ पर 4 है, R इंडिकेटर R होता है कंप्रेशन रेशियो इक्वल्स टू एक्सपेंशन रेशियो। आज हम नया कुछ सीखने वाले हैं, पूरे साइकिल की, पूरे गैस टरबाइन की ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी होगी। ओके, तो है 0 इक्वल्स टू नेट वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाई। ओके, तो नेट वर्क डन कितनी है, हमने पहले इक्वेशन लिखा था W1 माइनस W2। W1 जहाँ पर है टरबाइन के ऊपर गैस ने कितना काम किया, और W2 कंप्रेसर ने गैस के ऊपर कितना काम किया, डिवाइड बाय MCP, हमने हीट सप्लाई कहा था T3 माइनस T2। ओके, T2 मतलब कंप्रेसर पे कंप्रेस होने के बाद इसकी जो टेम्परेचर राइज हुई थी, कम्बसन चैम्बर पे
कितना हमने हीट सप्लाई किया। ओके, देन हमें देखना है कंप्रेसर की एफिशिएंसी क्या होगी। कंप्रेसर कंप्रेसर की एफिशिएंसी क्या होगी, टेम्परेचर कितना राइज किया, टेम्परेचर कितना राइज किया था, बताइए हमने पहले वीडियो में दिखाया था, आप बताइए टेम्परेचर कितना राइज किया था। NC बताइए, वीडियो को पॉज करके आप खुद से लिख लीजिए, बता रहा हूँ। हो गई, चलो मैं भी बताता हूँ। टेम्परेचर राइज किया था T2 और उसकी टेम्परेचर थी T1 है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और कंप्रेसर ने एयर को कंप्रेस करने के बाद उसकी टेम्परेचर हो गई थी T2 डेज माइनस T1। T2 डेज हमने क्या बताया था, मान लीजिए इसकी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर थी 27 डिग्री सेंटीग्रेड और उसकी कंप्रेस होने के बाद उसकी टेम्परेचर हो गई थी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सडनली तो उसकी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हुई, तो मिडिल पे कभी 70 डिग्री, कभी 80 डिग्री, कभी 50 डिग्री आया। तो T2 डेज जो है उस मिडिल पोर्शन की टेम्परेचर, इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए ये इक्वेशन है। ओके, देन टरबाइन की एफिशिएंसी क्या होगी, टरबाइन की एफिशिएंसी क्या होगी, NT। टरबाइन की एफिशिएंसी होगी, हमने निकाला था, फिर से वीडियो को पॉज कर दीजिए और बताइए क्या होगा। हो गया तो मैं लिख लेता हूँ T3 माइनस T4 डिवाइड बाय T4 माइनस T3 तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैं बताता हूँ। T3 माइनस T4 डैश माइनस T3 माइनस T4। T3 जो है कॉम्बसन चैम्बर पे हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी टेम्परेचर इंक्रीज करी थी T2 से T3। देन T3 टरबाइन से फ्लो होने के बाद उसकी टेम्परेचर फॉल कर गई, मान लीजिए उसकी 700 डिग्री सेंटीग्रेड थी टेम्परेचर, फॉल करके हो गई फिर से 27 डिग्री पे आ गई। मिडिल पे कुछ ना कुछ था, कभी 100 डिग्री, कभी 200 डिग्री आया। तो यह है T4 डैश। ओके, देन T3 से उसके ओवरऑल टेम्परेचर, तो यह है टरबाइन की एफिशिएंसी। ओके।